जी नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और गुड इवनिंग। वंस अगेन वेलकम टू एजुकेटर्स प्लस। मिक्स टाइप ऑफ क्वेश्चंस। क्वेश्चन बोल रहे हैं इन द डेवलपमेंटल स्टेजेस ऑफ रीडिंग व्हेन द चाइल्ड बिकम्स अवेयर ऑफ द वेज इन विच लेटर्स आर कंबाइंड लीडिंग टू डिस्टिंक्ट साउंड्स इट इज रेफर्ड टू। पठन की या भाषा विकास की जो अवस्था है उसमें जब बालक को अक्षरों को जोड़ने से भिन्न भिन्न प्रकार की ध्वनियों का ज्ञान होता है तो उसे क्या कहा जाता है। देखो चारों स्टेजेस पता है आपको, सिंबॉलिक स्टेज, ऑर्थोग्राफिक स्टेज, ब्लेंडिंग स्टेज, पिक्टोरियल स्टेज। यहां पर अगर आप ब्रूनर का कॉन्सेप्ट भी लेकर के आए तो भी क्वेश्चन को सही से कर लेंगे। ठीक है जी, 3 फेज मॉडल है ये, कैसे ब्रेन एक्वायर करता है एबिलिटी टू रीड। सबसे पहला फेज जो है उसको पिक्टोरियल स्टेज बोलते हैं बेटा। जो दूसरा फेज है उसको हम फोनोलॉजिकल स्टेज बोलते हैं। फोनोलॉजी का मतलब क्या हुआ? फोनोलॉजी का मतलब हुआ साउंड से रिलेटेड, फोनीम, ग्राफीम, लेटर्स मतलब ग्राफीम और साउंड मतलब फोनीम। कई बार आपने सीटेट में किया होगा कि भाई भाषा की सबसे छोटी यूनिट कौन सी है। ये जो थर्ड फेज है, थर्ड फेज को हम बोलते हैं ऑर्थोग्राफिक स्टेज। ऑर्थोग्राफिक स्टेज में द चाइल्ड इज एबल टू रिकॉग्नाइज वर्ड्स क्विकली एंड एक्यूरेटली। तो ये जो बात हो रही है ये ऑर्थोग्राफिक स्टेज की बात हो रही है। 3 स्टेज ध्यान रखें, पिक्टोरियल स्टेज, फोनोलॉजिकल स्टेज और ऑर्थोग्राफिक स्टेज। ऑर्थोग्राफिक स्टेज, ठीक है जी, ध्यान रखेंगे तीनों स्टेजेस। ठीक है, चलो नेक्स्ट पर आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग मेंशन्ड इंक्लूसिव एजुकेशन एज, इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में ये किसने लिखा है? देखिए अलग अलग डॉक्यूमेंट्स के नाम है। टू इंटीग्रेट द हैंडीकैप्ड विद जनरल कम्युनिटी एट ऑल लेवल्स एज इक्वल पार्टनर्स टू प्रिपेयर देम फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड टू इनेबल देम टू फेस लाइफ विद करेज एंड कॉन्फिडेंस। कौन सी नीति में समावेशी शिक्षा का इस प्रकार उल्लेख है? दिव्यांगों को सभी स्तरों पर सामान्य लोगों के साथ समान भागीदारी के रूप में समेकित करना, उन्हें सामान्य वृद्धि के लिए तैयार करना और साहस और आत्मविश्वास के साथ में जीवन का सामना करने में सक्षम करना। ठीक है जी, इसी में आपकी जीरो रिजेक्शन पॉलिसी आ गई, इसी में और चीज आ गई। और ये सोशल मॉडल, सोशल मॉडल ऑफ इंक्लूसिवनेस एंड मेडिकल मॉडल ऑफ इंक्लूसिवनेस, ये इन दोनों के बारे में चर्चा कर रहा है। सोशल मॉडल मतलब सामाजिक और मेडिकल या इसी को ऑर्थोपेडिक कह लीजिए, कुछ और कह लीजिए। ठीक है जी। इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब क्या है भाई? ऑल चिल्ड्रन इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस विल बी पार्ट ऑफ मेन स्ट्रीम एजुकेशन। कौन सी एजुकेशन पॉलिसी है जो ग्रेजुअली इंक्रीज करते 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 हम यहां तक पहुंचे जहां पर हम आज हैं? देखो इसमें सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे के सारे पुराने डॉक्यूमेंट्स हैं। 1990 का है, 92 का है और 86 का है और 74 का है। इन दो के बीच में कंफ्यूजन होना चाहिए आपको। रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट, वो भी 1992, और नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन। ये जो डॉक्यूमेंट है ये नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन का एक्सट्रैक्ट है। ठीक है, अब यहीं पर ही आप रिवाइज कर लीजिएगा आरसीआई एक्ट 95, कितनी डिसेबिलिटीज थी उसमें बताओ जरा, और आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में 2016 उसमें कितनी डिसेबिलिटीज हैं? हाँ जी, मुख्य धारा में जोड़ना, पहले 7 थी अब 21 है बेटे। ध्यान रखेंगे, मैंने अभी पिछली क्लास में भी 21 के 21 के नाम बताए थे आपको।
चलिए नेक्स्ट पर आ जाइए। हाँ, जीरो रिजेक्शन पॉलिसी। जीरो रिजेक्शन पॉलिसी, ठीक, ये भी जरूर एक बार कर लीजिएगा। और जीरो रिजेक्शन पॉलिसी का स्रोत क्या है? जीरो रिजेक्शन पॉलिसी जब आप अपने वो करेंगे, क्या नाम है, कमीशन वाली क्लास, सर्व शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान, ठीक है। चलो नेक्स्ट पर चलें, ये हमने कर लिया। नेक्स्ट पर आइए। सर्व शिक्षा अभियान adopted which of the following? Zero resource room policy, zero rejection policy, zero acceptance policy, zero home based education policy. आंसर क्या हो जाएगा? जीरो रिजेक्शन पॉलिसी। सर्व शिक्षा अभियान हैज अडॉप्टेड जीरो रिजेक्शन पॉलिसी। इसका मतलब क्या है जीरो रिजेक्शन का? जीरो रिजेक्शन का मतलब है नो चाइल्ड हु हैव स्पेशल नीड्स विल बी डिप्राइव्ड ऑफ द राइट टू एजुकेशन, और उसको उसी एनवायरमेंट में पढ़ाया जाएगा विच इज बेस्ट सुटेड फॉर हिज और हर लर्निंग नीड्स। हम कह रहे हैं जीरो रिजेक्शन पॉलिसी का मतलब यह है कि कोई भी बालक जिसकी विशेष आवश्यकताएं हैं उसको वंचित नहीं रखा जाएगा राइट टू एजुकेशन से, और उसको उसके लिए बेस्ट सुटेड जो एनवायरमेंट होगा, समझ में आई चीज, वो उसको मुहैया कराया जाएगा बेटा, ठीक है। चलो अब यहीं पर ही एक चीज और समझ लीजिए, बार 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 सवाल आता है कि ये सर्व शिक्षा अभियान गया कहां, कहां गया सर्व शिक्षा अभियान, बताइए। अब क्या है इसकी जगह? देखो, एसएसए प्लस आरएमएसए प्लस, इन तीनों को मिला करके, हाँ इन तीनों को मिला करके श्रीमान जी समग्र शिक्षा अभियान हो गया, ठीक है। रमसा है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान बेटा। नेक्स्ट पर आ जाइए। इन यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन एज द राइट ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटी, यूएनसीआरपीडी, इसकी फुल फॉर्म ही पूछी जाती है अभी तक तो बस। सवाल है रिपोर्ट द राइट टू एजुकेशन हैज बीन डिस्कस्ड इन विच आर्टिकल। देखो बच्चों एक चीज ध्यान रखो कि एक तो ये आर्टिकल, फिर एसडीजी एमडीजी में कौन कौन सी चीज कौन कौन से उसमें है, गोल में है या आर्टिकल में है या कॉन्स्टिट्यूशन में किस में है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल जो वो है रेमेडीज है या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जो हैं, ठीक, उनमें क्या क्या चीज कौन कौन से उसमें, वो एक बार जरूर रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है जी। क्या पूछा गया आपसे? आपसे पूछा गया है कि राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी इस रिपोर्ट में किस आर्टिकल में डिस्कस किए गए, 40, 20, 42 या 24। तो एजुकेशन जो है वो 24 में है, ठीक है। आर्टिकल 25 किस में है बताओ जरा। ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं इसके, आर्टिकल 25, आर्टिकल 13, आर्टिकल 10, आर्टिकल 9, 24 तो हो गया। चलिए शिक्षा का 25 कौन सा है बताओ? 25 है हेल्थ के लिए, हेल्थ के लिए। 13 किस पर है? 13 है जस्टिस, एक्सेस टू जस्टिस। 10 और 9, 10वां बहुत इंपॉर्टेंट है आपके जीएस के हिसाब से भी, जीएस के हिसाब से भी 10वां बहुत इंपॉर्टेंट है। 10वां है राइट टू लाइफ। राइट टू लाइफ, राइट टू लाइफ। 9th बताइए, 9th एक्सेसिबिलिटी,
एक्सेसिबिलिटी। मैंने जो आपको वो बताए हैं ना एनईपी में 3 चीजें, ठीक है, एक्सेस, इक्विटी एंड क्वालिटी, ठीक है। ये एक्सेसिबिलिटी का मतलब क्या है? पहुंच उस तक है कि नहीं है, संसाधनों तक पहुंच। डन विद दिस, नेक्स्ट पर आ जाइए। फॉर एजुकेशन ऑफ CWSN, चिल्ड्रेन विद स्पेशल नीड्स, CWSN, हाँ वही है। द कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एज लेड डाउन इन SSA वॉज बेस्ड अपॉन। CWSN विशेष आवश्यकता वाले बच्चे की शिक्षा के लिए यथा निर्धारित समावेशी शिक्षा की अवधारणा किस पर आधारित है? इंटीग्रेशन मॉडल, मेडिकल मॉडल, मल्टी ऑप्शन मॉडल या इंटरनेशनल मॉडल? किस किस मॉडल के बारे में सर्व शिक्षा अभियान में बात करी गई है? सर्व शिक्षा अभियान में जो चीजें हैं, या समग्र में अब हम जिसको कहें, ठीक है, वो है आपका रेगुलर स्कूल्स। देखिए, इंक्लूसिव का रेगुलर ही मतलब हुआ ना, स्पेशल नहीं हुआ, ठीक है। हाँ, रेगुलर के अलावा और क्या क्या ऑप्शन है? EGS, AIE, इनकी मैंने फुल फॉर्म कराई थी आपको क्लास इस पर काम कराते हुए, ठीक है। EGS क्या है? एजुकेशन गारंटी स्कीम, नोट कर लो। और AIE की फुल फॉर्म क्या है? ऑल्टरनेटिव एंड इनोवेटिव एजुकेशन, ऑल्टरनेटिव एंड इनोवेटिव एजुकेशन, ठीक है जी। तीसरा क्या है? और बताओ, तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है होम बेस्ड एजुकेशन। अब थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालो, एक मॉडल, दूसरा मॉडल, तीसरा मॉडल, मतलब ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, क्या आंसर हो जाएगा? क्या आंसर हो जाएगा बताओ? करेक्ट आंसर है मल्टी ऑप्शन मॉडल, बहुविकल्पी प्रतिमान, मल्टी ऑप्शन, ठीक है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग ओपन एजुकेशन रिसोर्सेस कम्स अंडर इंडियन इनिशिएटिव? कोर्सेरा, एडसे, एडएक्स, ई ज्ञान कोश, ओपन स्टैक्स। ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेस, कोर्सेरा कहां का है? कोर्सेरा है बेटे USA, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी। एडसे कहां का है? एडसे ये भी USA का है, लेकिन यूनिवर्सिटी है जॉर्ज मेसन यूनिवर्सिटी, वर्जीनिया। ई ज्ञानकोश हमारा इंडिजिनस। ओपन स्टैक्स किधर का है? ओपन स्टैक्स ह्यूस्टन टेक्सास, अगेन अमेरिका। और यूनिवर्सिटी है आई थिंक राइस यूनिवर्सिटी। ध्यान रखेंगे, ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेस कौन से होते हैं? मूक्स क्या होते हैं? एक्स मूक कौन से होते हैं? सी मूक कौन से होते हैं? स्वयं स्वयं प्रभा,
स्वयं प्रभा में कितने चैनल हो गए हैं अब? स्वयं प्रभा कौन से सैटेलाइट से अपलिंकिंग होती है? इन्फ्लिबनेट का क्या रोल है इसमें? इन्फ्लिबनेट है क्या? शोध गंगा जो ओपन रिपोजिटरी है उसको कौन मेंटेन करता है? शोध गंगोत्री को कौन मेंटेन करता है? शोध गंगा शोध गंगोत्री में क्या क्या फर्क है? ठीक है, हाँ। बाइसेग, आईसीटी, आईसीटी, आईसीटी इनिशिएटिव्स, इन पे सवाल दो सवाल जरूर बनेंगे आपके एजुकेशन में। स्वयं प्रभा में अब 22 D2H, 22 नहीं 40 D2H चैनल हो गए। पहले 32 से शुरुआत हुई थी जब पढ़ना शुरू किया था तुमने नेट के लिए। इंक्वायरी ओरिएंटेड एक्टिविटी, द इंफॉर्मेशन कम्स फ्रॉम द रिसोर्सेज on the internet, optimally supplemented with video conferencing। परीक्षान्मुख क्रियाकलाप जिसमें सूचना इंटरनेट के संसाधनों से प्राप्त होती है, इष्टतम रूप के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का समावेश किया जाता है को क्या कहा जाता है? इसको हम डिजिटल टेक्नोलॉजी कहेंगे, BYOD कहेंगे, वर्चुअल लर्निंग कहेंगे, वेब क्वेस्ट कहेंगे। कल बड़े कोइंसिडेंस की बात है, कल जब टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास चल रही थी, शमीम ध्यान है, BYOD एक्सप्लेन, चलिए मैं फिर से कर देता हूं। ठीक है जी, BYOD का मतलब होता है जहां हमारे वर्चुअल कैंपस होते हैं। वर्चुअल कैंपस में आपको सिर्फ अपना डिवाइस लेकर के आना होता है। ये इंडिया में कम है प्रचलन इस चीज का, इजराइल में बहुत है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में बहुत है। ठीक है, डिजिटल टेक्नोलॉजी के अंदर हमारी बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। डिजिटल टेक्नोलॉजी में आपका CBT भी आ गया, आपका CAI भी आ गया, कंप्यूटर मॉडल्ड लर्निंग भी आ गई, ऐप लर्निंग भी मतलब वेब लर्निंग भी आ गई, मोबाइल लर्निंग भी आ गई, वेब 1.0 से लेकर के वेब 4.0 टूल्स भी आ गए, बहुत सारी चीजें आ गई। इन्होंने क्या पूछा था? इन्होंने पूछा था, मैं एक बार फिर इसको मिटा दूं, इंक्वायरी ओरिएंटेड एक्टिविटी, ठीक, सप्लीमेंटेड विद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ये बेटा वेब क्वेस्ट हो रहा है, ये है वेब क्वेस्ट। वेब क्वेस्ट इंक्वायरी बेस्ड ऑनलाइन लर्निंग एक्टिविटी है। ऑब्जेक्टिव है इसका ट्रांसफॉर्मेटिव लर्निंग आउटकम्स, ट्रांसफॉर्मेटिव लर्निंग आउटकम्स लिख दूं? ठीक है, ठीक, क्लियर है इतने चीज? नेक्स्ट पर आ जाइए, सवाल पढ़िए जरा आप लोग। सवाल है, व्हेन टीचिंग लर्निंग मटेरियल इज इंट्रोड्यूस्ड ऑफलाइन, देख लो बेटा, लर्नर कैन एक्सेस द कंटेंट एनी टाइम बिफोर द क्लास, और क्वेश्चन प्रॉब्लम लिख के लाएं और उसको पूछें ड्यूरिंग द क्लासरूम। बहुत फेमस है ये, बहुत फेमस है, बहुत फेमस फ्लिप्ड क्लासरूम की डेफिनेशन है ये बेटा। आप पहले से मटेरियल तो भेजते हैं, कई बार वो कह देते हैं मेल पे भेजा, मेल पे भेज दिया, पहले से प्रोवाइड कर दिया, हैंडआउट्स भी दे दिए, वो भी उसी में आ जाएगा, और ड्यूरिंग द क्लास हम उसको डिस्कस करते हैं बच्चों की समस्याएं लेकर के। ठीक है, टाइम कम लगता है उससे चीजों में। ठीक है, WBL बहुत ही आसान सवाल है, वाइड बेस्ड होगा, वेब बेस्ड होगा, वेब बायस्ड होगा, या वेब बेस्ड लिसनिंग होगा? कर दीजिए, आप ही कर दीजिए, वेब बेस्ड। वेब बेस्ड लर्निंग, ठीक है जी। वेब बेस्ड लर्निंग का मतलब है वास्ट अपॉर्चुनिटीज फॉर लर्निंग, मतलब वास्ट अमाउंट ऑफ कंटेंट है, नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है। टीचर का रोल है यहां पर सिर्फ क्यूरेटेड कंटेंट, क्योंकि टीचर की ड्यूटी यहां पर यह है कि बच्चे को सही कंटेंट मिले, और सही ढूंढने में ही बहुत समय लग जाता है। ठीक है, so the role of teacher is to ensure that the learning environment provided should be according to the need of the learner, effectively सपोर्ट मिले उसको। इतना डन हुआ, आगे चलें। फॉर ए ग्रुप ऑफ एडल्ट लर्नर्स, अ ट्रेनर
देखो सबसे पहले देखो, लर्नर एडोलसेंट नहीं है, एडल्ट है। ट्रेनर ने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी टू इनेबल देम टू अंडरस्टैंड द इंफॉर्मेशन फॉर इंडिकेटिंग acceptability or non-acceptability of their responses. This will be technically called, इसको क्या कहेंगे? टेक्निकली इसको क्या कहेंगे? इसको हम प्रॉम्प्ट कहेंगे, क्यूइंग कहेंगे, फीडबैक कहेंगे, या जजिंग द वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन, या इंफॉर्मेशन लिंकेज डिवाइस, क्या कहेंगे इसको? एक बार फिर से देख लें। एडल्ट लर्नर्स के समूह को उनके उत्तरों की स्वीकार्यता या अस्वीकार्यता को इंगित करने के लिए सूचना प्रदान करता है। इसको तकनीकी रूप से क्या कहा जाएगा? फीडबैक कहा जाएगा। ठीक है, who has proposed the organization shall eliminate the need of quality control after the process? डेमिंग, श्वार्ट, प्रहलाद या पोकायोके? जी, सवाल ध्यान से समझो। किस बारे में? किसने सुझाव दिया कि संगठन प्रक्रिया के उपरांत गुणवत्ता नियंत्रण की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी? मतलब जो लॉस हो रहा है बीच में, आप प्ले करो ये सवाल। मिस्टेक प्रूफ, क्या बोलते हैं मिस्टेक प्रूफ? वो कह रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन शैल एलिमिनेट द नीड ऑफ क्वालिटी कंट्रोल आफ्टर द प्रोसेस। अगर हम मिस्टेक प्रूफिंग कर लें, कौन सा प्रोसेस इसमें से अपना लें? ठीक है, अच्छा अब ये कौन सी टेक्निक है? ये चाइनीज टेक्निक है। चाइनीज है, ताइवान की है, जापान की है, कहां की है? 3 तरीके की पोकायोके टेक्निक्स होती हैं। मिस्टेक प्रूफिंग के लिए, ठीक है, सबसे पहले जिसमें हम टास्क पे फोकस करते हैं, दूसरा ट्रीटमेंट, और तीसरा टेंजिबल। ध्यान रखना तीनों, हाँ जी, जापानीज है। ठीक है, 3 टाइप्स ऑफ पोकायोके। Which of the following statement represents the rational underlying span of control? ये भी मैनेजमेंट से है। स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या होता है? स्पैन ऑफ कंट्रोल होता है आप अपने नीचे कितने मुलाजिम संभाल सकते हैं, कितने लोगों को मैनेज कर सकते हैं। आपको पता है ये जो टीचर इज टू स्टूडेंट रेशियो निकाला जाता है, बहुत साइकोलॉजिकल प्रोसेस है स्पैन ऑफ कंट्रोल। उसके हिसाब से टीचर इज टू स्टूडेंट रेशियो की कैलकुलेशन होती है। अलग अलग कंट्री के अलग अलग है, ये यूनिवर्सल नहीं है कि भाई 30:1, 35:1 हमेशा पूरी दुनिया में यही चल रहा है। बहुत से कंट्रीज में 1:2 चल रहा है, जहां जनता कम है, भीड़ कम है। ठीक है जी, तो स्पैन ऑफ कंट्रोल रेफर्स टू नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट्स जिनको एक मैनेजर इफेक्टिवली और एफिशिएंटली सुपरवाइज कर सकता है, मैनेज कर सकता है किसी भी संस्थान में। ठीक है, अगर नैरो स्पैन ऑफ, अब स्पैन ऑफ कंट्रोल को हम नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल और वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल बोलते हैं बेटा। ठीक है, नैरो का मतलब कम, वाइड का मतलब ज्यादा लोग। ठीक है, वन कैन वर्क इफेक्टिवली फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम, वन कैन वर्क विद ए स्मॉल नंबर ऑफ पीपल, वन कैन टेक ए स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल टू वर्क इफेक्टिवली, वन कैन कंट्रोल ए लार्ज ग्रुप ऑफ वर्कर्स, represent the rational underline. One can make a small group of people to work effectively.
द मेन लिमिटेशन ऑफ ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट, नौकरशाही प्रबंधन की प्रमुख सीमा क्या है? ब्यूरोक्रेटिक मॉडल, सबसे पहले तो ये बताओ कौन दिया, किसका नाम है ब्यूरोक्रेटिक? हाँ जी, ब्यूरोक्रेटिक मॉडल मैक्स वेबर ने क्या कहा, ब्यूरोक्रेसी की उसने क्या वो बताई खामियां, और बहुत डिटेल में ब्यूरोक्रेटिक मॉडल को उसने एक तो कई शब्द इसमें यूज होते हैं, ठीक है। एक वर्ड हम यूज करते हैं रैड टेपिज्म, लाल फीता शाही, हिंदी मीडियम के बच्चे एग्जैक्ट यही वर्ड है, लाल फीता शाही, किताबों में भी लिखा है। रेड टेपिज्म का मतलब क्या है? बहुत सारा पेपर वर्क, बहुत सारे डेस्क, ठीक है, एक स्ट्रक्चर्ड ऑफिस कल्चर, बहुत ही स्लो कागज मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, आपको पता है ना कागजों में पहिए लगाने पड़ते हैं, घूस, वेरी स्लो कम्युनिकेशन, ठीक, क्यों? क्योंकि इसमें बहुत हायरार्की है, हायरार्की है, लोअर डिवीजन क्लर्क से लेकर के बहुत बड़े वाले क्लर्क तक आ जाइए आप, ठीक है। कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में, यूनिवर्सिटी में खास तौर से पता है आपको, जो नॉन टीचिंग स्टाफ होता है ना, छोटे बाबू, बड़े बाबू, फिर एआर असिस्टेंट रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार और डीयूआई तक, जनरल ब्रांच कौन चलाते हैं, थीसिस ब्रांच, यूनिवर्सिटी को एक्चुअल में चलाते तो क्लर्क ही हैं, समझ रहे हो, लेकिन क्लर्क्स को लगता है कि ये मास्टर कुछ नहीं करते प्रोफेसर, और प्रोफेसर्स को लगता है कि ये लोग कुछ नहीं करते, समझ में आ रही चीज? तो सवाल क्या था हमारा? सवाल था वर्क एफिशिएंसी गेट्स क्वेश्चनड, द मेन लिमिटेशन, देखो बेटा मेन लिमिटेशन क्या है ब्यूरोक्रेटिक की, वर्क प्रोसीजर गेट थ्वार्टेड, मतलब कार्य प्रक्रिया में अड़चने पैदा होती हैं, हिंदी में देखो कितना अच्छा लिखा है, वर्कर्स हैव नो चॉइस इन वर्क प्रोसीजर, ऑब्जर्विंग रूल्स एंड रेगुलेशंस विदाउट एम्फेसाइजिंग वर्क प्रोसीजर, क्या होगा जी? ठीक है, which among the following best suited for assessment of social skills, सामाजिक कौशल के आकलन के निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है? चेकलिस्ट, रेटिंग स्केल, न्यूमेरिकल स्केल या रूबिक? रूबिक मैंने आपको बताया कि एक ऐसा असेसमेंट टूल जिसमें क्लियरली लिखा हुआ है क्या क्राइटेरिया होगा, क्या मानदंड होगा, सारे कंपोनेंट्स को लेकर के, ठीक है, किसी भी तरीके के स्टूडेंट के काम के लिए, चाहे काम रिटन है, चाहे ओरल है, चाहे विजुअल है, चाहे परफॉर्म करनी है, चाहे पेपर पेंसिल टेस्ट है, चाहे एबिलिटी टेस्ट है, चाहे रीजनिंग टेस्ट है, असाइनमेंट्स को मार्क करने के लिए, ठीक है जी। क्लास पार्टिसिपेशन के लिए भी रूबिक बना सकते हैं, ओवरऑल ग्रेडिंग में। During the course of teaching, a teacher very often uses probing questions to clarify student ideas and concepts. This may be linked with which of the following assessment procedure? Probing questions, खोजपूर्ण प्रश्न, खोद खोद के निकालना, किस तरीके के, क्यों देना, पूछना, समझ रहे हो? फॉर्मेटिव असेसमेंट, ड्यूरिंग द प्रोसेस, फीडबैक टीचर को भी देता है, फीडबैक स्टूडेंट को भी देता है, स्टूडेंट को अपनी लर्निंग के बारे में पता चलता है कि मैं सही जा रेला हूं नहीं जा रेला, और टीचर को भी पता चलता है कि मैं इनको सही दिशा में हाँक रहा हूं कि नहीं। ऑटोमेटेड अनकॉन्शियस मास्टरी ऑफ एक्टिविटीज रिलेटेड टू स्किल्स एट स्ट्रेटेजिक लेवल, ओ नाइस, वेरी नाइस क्वेश्चन, with reference to classification of objectives in psychomotor domain by R.H. Dave. मैनिपुलेशन, आर्टिकुलेशन, नेचुरलाइजेशन या प्रेसिशन, डेव का मॉडल डिस्कस किया है, ठीक है। सवाल समझ में आया? सवाल क्या है? स्वचालित अचेतन रूप में क्रियाकलाप एवं संबंधित प्रवीणताओं का रणनीतिक स्तर
अब ये आर्टिकुलेशन होगा, नेचुरलाइजेशन होगा, प्रिसीशन होगा, मैनिपुलेशन होगा। डेव का मॉडल 1970 में आया। नेचुरलाइजेशन मतलब अब हाईएस्ट लेवल है इसके हिसाब से, टू और मोर स्किल्स कंबाइंड, सीक्वेंस्ड एंड परफॉर्म्ड कंसिस्टेंटली, और बहुत आसानी से, ठीक है, और ये ऑटोमेटिक है। डन। नेक्स्ट पे चलें। आइए नेक्स्ट पर आइए। कॉन्सेप्ट ऑफ बिहेवियर शेपिंग थ्रू द यूज ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन। भाई शेपिंग किसका कॉन्सेप्ट है? सिंपल जी। कौन सी थ्योरी? शेपिंग का मतलब आप उसके क्रिया प्रसूत व्यवहार को प्रतिपुष्टि दे करके, उसके रिस्पॉन्सेस को रीइंफोर्स कर करके डिजायर्ड बिहेवियर की तरफ ले जा रहे हो। शुरुआत में क्या होता है कि जो रिस्पॉन्सेज है बहुत रफली, अप्रोक्सीमेशन का मतलब क्या है? जो डिजायर्ड बिहेवियर है उसके पास तक होते हैं। अगर डिजायर्ड बिहेवियर ये है और ये पेरिफेरी है, शुरू में सपोज करो वो यहां तीर मार रहा है, उदाहरण के लिए समझा रहा हूं, धीरे 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 वो, ये है सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन, ग्रेजुअली डिजायर्ड बिहेवियर तक जाता है। इसी को सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन मेथड बोलते हैं। द आंसर वुड बी स्किनर। स्किनर ध्यान रहेगा। चलिए नेक्स्ट पर आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स हैव बीन सब्ज्यूम्ड इन समग्र शिक्षा। अब बेटे बताओ इसमें मैं क्या करूं? मैं तुमको सबसे पहले क्वेश्चन में इसका आंसर बता चुका जी। (68) Which theory of Habermas? Which theory of Habermas is useful way to explore knowledge and its impact on student engagement? Habermas मॉडल, डिक एंड कैरी मॉडल, ठीक। और तीसरा ये बात करते हैं बेसिकली पेडागोजिकल नॉलेज, कंटेंट नॉलेज, टेक्नोलॉजिकल नॉलेज, और ये तीनों मॉडल में ये शब्द आपको घूमते दिखाई देंगे जरूर, ठीक। शलमैन, ली शलमैन, राइट। हाँ जी, आपसे सवाल पूछा गया हैबरमास को लेकर के बेटा, ठीक है। हैबरमास ने बेसिकली नॉलेज ऑफ साइंटिफिक एंड सोशल प्रोग्रेस को, तीन तरीके की उसने नॉलेज की बात करी, ठीक है, ठीक। टेक्निकल, प्रैक्टिकल, एमेंसिपेटरी। टेक्निकल, प्रैक्टिकल, एमेंसिपेटरी। और इसी को उसने कहा नॉलेज कॉन्स्टिट्यूटिव इंटरेस्ट, ठीक। ध्यान रखेंगे। अब आते हैं सवाल पर आपके। हैबरमास इंपैक्ट ऑन स्टूडेंट एंगेजमेंट, नॉलेज कॉन्स्टिट्यूटिव सोशल क्रिटिकल। ये लो बेटा, ये आंसर आ गया। अगर इसके आगे के बारे में पूछता है तो वो मैंने नेक्स्ट पेज पर समझाए हुए हैं, नेक्स्ट पेज पर, ठीक है। तकनीकी, प्रायोगिक और एमेंसिपेटरी, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। व्हाट आर द थ्री कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज प्रपोज्ड बाय डेंग एंड ल्यूक। डेंग और ल्यूक के द्वारा प्रस्तावित ज्ञान की तीन अवधारणाएं कौन सी हैं? अब डेंग एंड ल्यूक वाली उसको क्या बोलते हैं बेटा बताइए, ठीक है। डिसिप्लिनरी, प्रैक्टिकल, एक्सपीरियंशियल, प्रोसीजरल, मेटाकॉग्निटिव। डेंग एंड ल्यूक का जो मॉडल है, तीन, देखो दिमाग पे लोड कम लेना है। इसमें से प्रैक्टिकल ले लो, इसमें से प्रैक्टिकल ले लो, ठीक है। एमेंसिपेटरी की जगह एक्सपीरियंशियल कर लो, टेक्निकल की जगह डिसिप्लिनरी कर लो, डीपीई ध्यान रखो।
डिसिप्लिनरी, यहां डिसिप्लिन का मतलब अनुशासन नहीं है, सब्जेक्ट डिसिप्लिन, ठीक है। प्रैक्टिकल, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है खास तौर से 38 नंबर पोस्ट कोड के लिए, ये वाले जो सवाल है। तो ये हमारा पेपर यहां पर, धन्यवाद बहुत बहुत।